हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। मान लीजिए कि ये रिया है और इसकी एक पिज़्ज़ा की दुकान है। इसकी दुकान बहुत ज़्यादा चलती है, तो रिया सोचती है कि मुझे एक और दुकान खोलना चाहिए। अब रिया एक और दुकान खोल लेती है। रिया की पहली दुकान से उत्पादन होता था 1000 पिज़्ज़ा का, और जो दूसरी दुकान जब उसने खोली तो दोनों दुकानों ने मिलकर उत्पादन किया 1500 पिज़्ज़ा का। अब उसने उत्पादन के साधन यानी दुकान में कितनी वृद्धि की? 2 गुना वृद्धि की। जबकि उसके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? उत्पादन में केवल 1.5 गुना वृद्धि हुई। 1.5 गुना क्यों? यदि उसके 1000 से 2000 पिज़्ज़ा हो जाते तो उसका अर्थ क्या होता कि उत्पादन में 2 गुना वृद्धि हुई, परंतु ऐसा तो हुआ नहीं। उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? केवल 1500 की वृद्धि हुई, यानी उत्पादन में 1.5 गुना वृद्धि हुई। जबकि हमने साधन में कितनी वृद्धि की थी? 2 गुना वृद्धि की थी। साधन में वृद्धि कितनी हुई? 2 गुना। और उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई? केवल 1.5 गुना। तो उत्पादन में वृद्धि क्या हुई? उत्पादन में वृद्धि कम हुई और साधन में वृद्धि हमने अधिक की। चूँकि इसमें उत्पादन में वृद्धि आनुपातिक वृद्धि कम हुई, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? घटता प्रतिफल, क्योंकि इसमें उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि क्या है? कम होती है। अब पैमाने के घटते प्रतिफल को आप कॉपी में कैसे लिखेंगे? पैमाने के घटते प्रतिफल के नियम के अनुसार उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है। आपने उत्पत्ति के साधन मान लीजिए कि कितने बढ़ाए? 15%। ये हैं उत्पत्ति के साधन और आपने इन्हें कितना बढ़ाया? 15% बढ़ाया। उससे कम उत्पादन में वृद्धि होती है। मान लेते हैं हम कि उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है? 10% वृद्धि होती है। अब आप बताइए कि उत्पादन में वृद्धि अधिक हुई या फिर साधनों में अधिक अनुपात में वृद्धि की? हमने साधनों में अधिक अनुपात में वृद्धि की और उत्पादन में कम अनुपात में वृद्धि हुई। तो इसमें हम ये निशान लगा देंगे। ठीक, जिस तरफ ये एरो जो होता है खुला रहता है वह उसका मतलब है यहाँ जगह ज़्यादा है, ये चीज़ अधिक है। इस तरफ जगह ज़्यादा है, ये चीज़ अधिक है, और इस तरफ ये क्लोज है तो ये चीज़ क्या है? कम है। तो आपने साधन 15% बढ़ाए और उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? केवल 10%, यानी उत्पादन में वृद्धि क्या हुई? कम हुई। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? घटते प्रतिफल। पैमाने के घटते प्रतिफल, क्योंकि हमने उत्पत्ति के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि हुई। अब हम एक रेखा चित्र के माध्यम से पैमाने के घटते प्रतिफल के नियम का अध्ययन करेंगे। रेखा चित्र में आपको OY अक्ष पर उत्पादन की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाया गया है। OX अक्ष पर उत्पादन के साधनों में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाया गया है। और प्रारंभ में उत्पादन जो है R तक जो है ये आपको उत्पादन दिया हुआ है कि प्रारंभ में हम उत्पादन के साधन कितने लेते हैं? O से लेकर F तक, और उत्पादन कितना होता है? O से लेकर R तक। प्रारंभ में हम उत्पादन के साधन कितने लेते हैं? O से लेकर F तक, और इससे उत्पादन कितना होता है? O से लेकर R तक उत्पादन होता है। अब हम क्या करते हैं कि उत्पादन के साधनों को बढ़ा देते हैं। उत्पादन के साधन हमने बढ़ाकर कितने प्रतिशत बढ़ाए? 15% बढ़ाए। उत्पादन के साधन हमने F से बढ़ाकर कितना कर दिया? F1, यानी उत्पादन के साधन कितने बढ़ाए? 15%। अब हमारा जो उत्पादन है वो कितना बढ़ा? केवल 10%, यानी उत्पादन क्या है? कम बढ़ा। किससे कम बढ़ा? उत्पादन के साधनों से। उत्पादन कम बढ़ा किससे? उत्पादन के साधनों से। उत्पादन के साधन अधिक बढ़े, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? उत्पादन का पैमाने का घटता प्रतिफल का नियम कहेंगे। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल? इसका आंसर है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होल्ड्स व्हेन। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कब होता है? जबकि
ए प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स आप सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उनको किसी अनुपात में इंक्रीज़ करते हैं। मान लीजिए कि ये अनुपात क्या हो गया कि हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितने % इंक्रीज़ किया, मान लीजिए 15% आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। लीड टू इंक्रीज द आउटपुट बाय लेस देन द प्रोपोर्शन, तो जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा, मान लीजिए कि 10% इंक्रीज़ हुआ, यानी वो क्या हुआ, लेस देन प्रोपोर्शन मीन्स जिस प्रोपोर्शन में आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया था आपका जो आउटपुट है उससे लेस देन प्रोपोर्शन इंक्रीज़ हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें आउटपुट परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑफ आउटपुट कम है। किससे कम है, इंक्रीमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ बोथ लेबर एंड कैपिटल इंक्रीज एंड टाइम, यदि हमने लेबर और कैपिटल, ये आपका लेबर हुआ और ये कैपिटल, इनको हमने कितना इंक्रीज़ कर दिया, एन टाइम इंक्रीज़ कर दिया। जब हमने इन्हें एन टाइम इंक्रीज़ किया तो क्या होगा, बोथ लेबर एंड कैपिटल आर इंक्रीज बाय एन टाइम बट द रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इंक्रीज़ इन आउटपुट, तो आपका जो आउटपुट होगा इज़ लेस देन एन टाइम। तो ये हमारा आउटपुट है। ये हमने क्या किया, F को उठा के यहाँ लिख दिया आउटपुट निकालने के लिए, L में N का इंटू कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये N बाहर था तो L में N का इंटू कर दिया, बाहर N है तो इसका K में इंटू करा तो N K हो गया। अब ये जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें ये जो है ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और ये क्या है, आपका इससे आउटपुट निकला। आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम मान लेते हैं कि हमने कितने इंक्रीज़ किए, 15% इंक्रीज़ किए। आपका आउटपुट कितना इंक्रीज़ हुआ, 10% इंक्रीज़ हुआ। यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तुलना में आपका आउटपुट कम % इंक्रीज़ हुआ, तो इसमें हम ये वाला निशान लगा देंगे, है ना। तो इसमें आउटपुट में इंक्रीमेंट क्या हुआ है, कम % में इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहेंगे। अब हम ये देखते हैं कि आप कॉपी में क्या लिखेंगे। आपको ये थ्योरी भी लिखना है और बॉक्स में ये लिखा है, इसको बॉक्स में अलग से लिखना है पैमाने के घटते प्रतिफल में। इसके बाद आपको ये चित्र बनाना है। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में लिखना है और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखी हुई जानकारी लिखना है। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इंग्लिश मीडियम वालों को पहले ये आंसर लिखना है और बाद में ग्राफ बनाना है। ओके, थैंक यू।